इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं पीर मोहम्मद सानी काज़मी, ट्रेंडिंग पाकिस्तान के प्रोग्राम ट्रेंडिंग पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक टिक टॉक फैमिली से है, लेकिन उन्होंने इंतहाई पॉजिटिविटी फैलाई है हमारे मुआशरे में। अब अबूज़ुकार कहा जाता है कि इल्म दो हैं, अध्यान का इल्म यानी दीन का इल्म और दूसरा तिब का इल्म। इन्होंने अपने मुआशरे को तिबी मालूमात फ्राहम करने का बेड़ा उठाया और एक अच्छे तरीके से इन्होंने अपने नाजरीन, अपनी ऑडियंस को तिबी मालूमात पहुँचाई, उनके सवालात के जवाब दिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल साहब। MBBS डॉक्टर हैं, टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है सर कि आपने टिकटॉक पे अपनी फील्ड को ही क्यों चुना, यानी आप बतौर डॉक्टर ही क्यों टिकटॉकर बने? और यहाँ पे होता यह है कि कंटेंट जो क्रिएटर है वो अपनी फील्ड को नहीं चुनता, एजुकेशन कंटेंट जो है वो इतना चलता भी नहीं है, तो आपने अपनी फील्ड को ही इस मामले के लिए क्यों चुना? जी, असल में हकीकत यह है कि मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना जो था ये मेरा एक कह लें कि पैशन था। तो मुझे पता था कि मैंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, ठीक है, आगे चल के मैंने लोगों का इलाज करना है। तो मैंने कहा कि अगर फ्यूचर में मैंने इस फील्ड को अपनाना तो अभी से क्यों ना अपना लूँ। मैंने अपने माइंड में गोल सेट किया हुआ था कि आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर ऑन सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया पे डॉक्टर आगे बना क्योंकि मेरी फील्ड ही है। अच्छा सर, दूसरा मेरा पर्सनल सवाल है कि आपके नज़रियात में अक्सर ना सेकुलरिज्म नज़र आती है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अक्सर आपके कमेंट्स में भी मैंने देखा कि लोग पूछ रहे होते हैं कि आपका कोई सेकुलरिज्म की तरफ रुझान है या किसी का कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखें, मैं आमतौर पे ना पॉलिटिक्स ना रिलीजन, इन चीज़ों के बारे में मैं कभी बात नहीं करता, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ना एक्सट्रीमिस्ट की कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग दूसरों को सूली पे चढ़ाने के लिए ना वो बस ढूंढ रहे होते हैं। पीपल आर लुकिंग फॉर अ स्केप गोट कि इस बंदे को ब्लेम करें, इसके खिलाफ जाएं, उनको पता नहीं क्या सुकून मिलता है उससे। तो दीन और पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने कभी किया। और वैसे भी एज अ डॉक्टर मेरी फील्ड ऐसी है कि मेरे पास कोई मरीज आए, चाहे उसका ताल्लुक मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके सोचने का तरीका जो भी हो, मेरा काम है कि मैं अनबायस तरीके से, बगैर कुछ सोचे, उसका खुले तरीके से इलाज करूं। और वो तभी मुमकिन होगा कि जब मैं ये दीन और पॉलिटिक्स वाले मामलात में ना ही पढ़ूं, तो मैं इनसे दूर रहता हूं। मेरे नज़रिया सिंपल है, ठीक है, कि हर इंसान को जीने का हक है, वो जिस तरह जीता है ये उसकी अपनी चॉइस है। सर, शादी कब कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा सवाल है आपको। हम ऑब्वियसली एक अच्छी लड़की की तलाश में हैं। अच्छा। मेरा हमेशा से ना एक कह लें कि आई एम अ बिट ऑफ अ रोमांटिक, ठीक है, और मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे उतनी लव और उतनी केयर दे जितनी मैं उसे देना चाहता हूँ, तो इसलिए अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। अच्छा सर, मेरा सवाल था कि पॉर्न एडिक्शन के हमारे मुआशरे में, खासकर जो नौजवान नस्ल है उसमें पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये लत जो है उन्हें कहा जाता है कि कल को मर्दाना कमज़ोरी का बायस भी बनती है, इस तरह की चीज़ें, इस पर भी आपने गुफ्तगू करनी है। और पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा कैसे हासिल करें, इस पर आपने काइंडली एक जामिया गुफ्तगू करनी है प्लीज़। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये पॉर्न एडिक्शन है, येस इट इज़ अ बैड थिंग, लेकिन अगर ये जो आप मुश्तनी या मैस्टरबेट करते हो, आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर रहे हो ना, तो आपकी मर्दानगी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लेट मी एक्सप्लेन इट इन मेडिकल टर्म्स। अब जो मर्द होते हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल होता है, यानी नए स्पर्म बन रहे होते हैं। ये 72 डेज़ का एक साइकिल होता है। 72 डेज़ के बाद मर्दों के अंदर नए स्पर्म बनने ही बनने हैं। शर्त यह है कि उनकी ग़िज़ा ठीक हो, ठीक है, वो अपनी खालिस ग़िज़ा लें, उनके जिस्म के अंदर तमाम वाइटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो आपका जिस्म खुद ही स्पर्म बनाता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में मैस्टरबेशन और ये चीज़ें इसलिए कॉमन है क्योंकि हम खुद भी तो इस्लाम को पीछे छोड़ रहे हैं ना। अब इस्लामी तरीका आप देखें तो यह है कि जैसे ही लड़का बालिग होता है आप उसकी शादी कर दो, ठीक है। अगर आप उसकी शादी करोगे वो इन चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं, वो एक नेचुरल हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहा होगा। लेकिन आजकल की जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो ऐसे है कि लड़का पहले सेटल होगा, लड़की पहले कुछ कर लेगी। हम इस चीज़ को बहुत टालते हैं। तो तमाम जितने भी यंग लोग हैं उनके अंदर अर्जिस होती हैं, ये कुदरती चीज़ है। हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात होती हैं, मर्द के अंदर भी होती हैं, औरत के अंदर भी होती हैं। तो फिर समटाइम्स उन अर्जिस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि आप
मैस्टरबेट करके अपने आप को एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे लो। मैं इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आजकल के दौर में जो सोसाइटी चल रही है, ये हमारी सोसाइटी का एक कह लें कि एक वो डार्क पहलू है। ये हमारी सोसाइटी की गलती है कि उसने एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया है जहाँ पे मैस्टरबेशन को अब हमें एक रास्ता एज अ रास्ता इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर, मैं अबॉर्शन के बारे में पूछना चाहूँगा। हमारे माशरे में सेकुलरिज्म की जो मानने वाले हैं, लिबरलिज्म के, वो कहते हैं कि जो अबॉर्शन है वो औरत का हक होता है और अबॉर्शन करने से जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है और इस तरह के मामला काफ़ी वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसमें मेडिकल फील्ड में क्या हदशात हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, इस पर बात करें प्लीज। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, ठीक है। पर्सनली मैं अबॉर्शन के खिलाफ हूँ। मेरे नज़दीक अगर सिर्फ आप मेडिकल रीज़न की वजह से अबॉर्शन करवा रहे हो तो वो कह लें कि एथिकली आप फिर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप बगैर किसी वजह के एक हेल्दी बच्चे को ज़ाया कर रहे हो तो मैं ऐसे अबॉर्शन के साथ खिलाफ हूँ। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और एज अ इंसान मुझे भी हक है, ठीक है, कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अब बात करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर माँ के पेट में एक बच्चा है जो कि जिसमें कोई जेनेटिक अनोमली है, ठीक है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत कॉमन अनोमली होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सर डेवलप नहीं होता, अनसेफली होती है, स्पाइना बाइफिडा होता है, रीढ़ की हड्डी सही से डेवलप नहीं हुई, इवन ए मिलिया होता है, ये जिस्म के जो होते हैं बाजू टांगे, ये सही तरीके से डेवलप नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई डिफॉर्म्ड बच्चा है तो उसको ज़ाया करना भी एक एथिकल सवाल खड़ा करता है। लेकिन फिर भी अब हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हो तो माँ बाप उसके खर्चे ना उठा सके, उसकी केयर ना कर पाए, तो वो उन पे एक बर्डन है। तो यस, उस बारे में भी अबॉर्शन का सोचा जा सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में आजकल प्रोस्टिट्यूशन बहुत कॉमन है, ठीक। आप इवन अक्सर ऐसा होता है प्री मैरिटल सेक्सुअल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई लेकिन यंग लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं और उसकी वजह से लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उन बच्चों को ज़ाया करना मेरे नज़दीक वो किसी तरीके से भी सही नहीं है। अगर अक्सर लोग कहते हैं, जो हमारी ये आजकल लिबरल आवाम है, ये बोलती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है अबॉर्शन करना, तो वो भी सरासर गलत है। अगर आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आप पहले फैमिली प्लानिंग करो। आजकल हमारी सोसाइटी में मर्दों के लिए कॉन्डम है, मर्द कॉन्डम यूज़ करें, औरतों के लिए ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है, आप वो पिल्स लो, आपकी प्रेगनेंसी होगी नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन करनी है, ठीक है, कई साल तक आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, आप औरत की जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसमें आईयूडी रखवा दो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, कोई नुकसान नहीं है, ठीक। लेकिन एक दफ़ा बच्चा कंसीव हो गया है, माँ की यूट्रस में आके बच्चा इम्प्लांट हो गया, तो ऐसे हेल्दी बच्चे को ज़ाया करना मेरे नज़दीक सरासर गलत है और जो औरतें ये कर रही हैं, आई थिंक दे शुड नॉट डू इट। अच्छा सर, मेरा एक ये सवाल है कि मल्टीपल मैरिज, हमारे अक्सर बड़े काबिल कदर मुफ्तियानी कराम है जो इस बात पर बड़ा जोर दे रहे होते हैं जी 4 शादियाँ होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं जी 4 नहीं तो कम से कम 2-3 तो लाजमी करो। तो इस बारे में बताइएगा कि जो हमारे माशरे की एक लिमिट बनी हुई है कि एक मैरिज पे इत्तेफाक आ रहा होता है मर्द, और औरत भी दूसरी की इजाज़त नहीं देती कि वो 4 शादियों को अफोर्ड कर सके या फिर इस तरह का मामला कर सके। वेल, आमतौर पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना मल्टीपल शादियां करने का, पॉलीगमी का कॉन्सेप्ट इसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो यस आजकल तो ये वेस्ट के अंदर भी काफ़ी प्रमोट हो रहा है। वहाँ पे भी एक केस है कि मे बी एक से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, लेकिन असल में अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, ठीक है, कि जिस दौर के अंदर ये बात की जा रही थी उस दौर के अंदर कह लें कि जंगें हुआ करती थी, ठीक है, काफ़ी ऐसी औरतें होती थी जिनके शौहर जो थे वो जंगों में जाया करते थे, शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, तो ऐसी औरतों को एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है। उस दौर में औरतें इंडिपेंडेंट नहीं थी और उनका जो एक वारिस जो उन्हें चाहिए होता था वो फिर वो उन्हें प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका ये होता था कि आप उनसे शादी कर लो, आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। तो उस दौर के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था। अब आजकल के दौर के अंदर जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आई डोंट थिंक ये 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट इतना फीजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली आप अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो। सेकेंडली आजकल की जो औरतें हैं, क्योंकि आजकल की फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक, आजकल की औरतें अक्सर मर्दों पे डिपेंड नहीं करती, औरतों की जॉब खुद होती है, वो कमा खुद सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो भी चाहती हैं कि जो मर्द उनकी लाइफ में है वो भी इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली उन्हीं के पास रहे, वो शेयर करना नहीं चाहती, ठीक। तो अभी अगर आप सऊदी अरब वाली साइड पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कल्चर है कि फीमेल्स की ज़रूरतें एक मर्द ने पूरी करनी होती हैं, तो वहाँ पे अभी भी 4-4 शादियाँ होती हैं और औरतों को उससे कोई इशू नहीं होता। ठीक। अच्छा सर, मेरा जेंडर चेंज के हवाले से सवाल है, क्योंकि LGBT नाम की एक तंजीम है मगरबी, वो भी इस चीज़ के हक में बड़ी आवाज़ उठा रही होती है और ये जेंडर चेंज का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड इस वक्त हमारे मुल्क में भी काफ़ी लोगों ने चेंज करवाया अपना जेंडर।
तो इसके क्या मेडिकली क्या हदशात हैं? वैसे इस्लाम ने तो मुकम्मल इसे हराम करार दिया, तो क्या इसके मेडिकल के क्या हदशात? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है ना, ये अगर हम इसको मेडिकली देखें तो ये इवन पाकिस्तान के अंदर तो हम इसको एक मेंटल हेल्थ इशू कंसिडर करते हैं। ट्रांसजेंडरिज्म में होता यह है कि एक मर्द या औरत, उसको ये लगता है कि वो एक दूसरी जिन्स की बॉडी के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक ये, और उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, उन्हें तन्हा होता है, उन्हें लगता है कि नहीं वो अपने जिस्म से सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इस कंडीशन को फिर ठीक करने के लिए वेस्टर्न सर्जिकली हमने एक प्रोसीजर बनाया जिससे हम उनकी जेंडर बदल सकते हैं। अब होता यह है कि अगर आप वेस्ट में देखो ना, जहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वो भी आके अब अपने इस फैसले को रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि LGBT कम्युनिटी जो है उसने अंधाधुंध एक कह लें कि उसकी एक वेव आई है, हर बंदा जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करने लगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ट्रांसजेंडरिज्म इट इज़ अ ट्रू थिंग, यस, जो लोग ट्रांसजेंडर होते हैं वाकई अपनी बॉडी से डिससेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अनलेस एक मेडिकल प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करे कि आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए, तो मेडिकल प्रोफेशनल की ओपिनियन के बगैर ये सर्जरी कराना मेरे नज़दीक तो गलत है। तो आप प्रॉपर एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। इस कंडीशन को हम बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, अपनी जेंडर से डिससेटिस्फाई होना। तो आप जाएं, अगर आपको वाकई डायग्नोसिस मिलती है देन वी कैन थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, लेकिन अंधाधुंध अपनी जेंडर बदलना या अपनी जिन्स बदलना मेरे नज़दीक ये एक एथिकल क्वेश्चन है। सर मेरा ये सवाल है कि हम जिन्स परस्ती इस्लाम में मुकम्मल हराम है और इसके ज़ाहिर बात है मेडिकली भी काफ़ी नुकसानात होंगे, तो उसके बारे में बताइएगा कि इससे बचने का तरीका क्या है और इसके मेडिकली क्या नुकसानात हैं, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, ये पश्त बहुत ज़्यादा है। वेल जो हम जिन्स परस्ती होती है या होमोसेक्सुअलिटी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम के अंदर और इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर इस चीज़ को कंडेम किया गया है। हमारे इस्लाम के अंदर जो है कौम लूत की मिसाल है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर सॉडम एंड गमोरा की मिसाल है, बेसिकली एक ही कौम के दो डिफरेंट नाम है। ये वो कौम थी जिसके अंदर ये होमोसेक्सुअलिटी बहुत कॉमन थी और उन पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ, उन्हें गरक कर दिया गया। अब अभी जो हिसाब किताब है वो ये है कि जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी जो है उसका कोई जीन नहीं है, ये कोई जेनेटिक चीज़ या पैदाइशी चीज़ नहीं होती, रिसर्च ये प्रूव करती है। मतलब आप पैदाइश से ही होमोसेक्सुअल नहीं होता है, ये बिहेवियर बाद में आता है। किस वजह से आता है वो फैक्टर्स अभी हम नहीं जानते, वो वेरिएबल्स अभी हमें नहीं पता चले। ठीक है, अब बात आती है कि होमोसेक्सुअलिटी जो हमारी सोसाइटी में है, तो पर्सनली एज अ मुस्लिम मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर वो बात आती है कि इंसान की अपनी मर्जी की, ठीक, आप एक इंसान के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते, उसको भी अपने ख्यालात अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। तो आई बिलीव कि अगर कोई होमोसेक्सुअल है उसे जीने का पूरा हक है, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसी चीज़ को ओपनली प्रमोट करना, जैसे कि कुछ अर्सा पहले एक मूवी आई थी जॉयलैंड, जिसके अंदर एक ट्रांसजेंडर था, वो एक मर्द के साथ मतलब उनका एक रिलेशनशिप जो था उस पर उन्होंने मूवी बनाई थी, तो वो एक तरीके से प्रमोट कर रहा था होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए, हमारे कल्चर में अलाउड नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं इसे प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। आजकल लोग इवन औरत मार्चों पे बैनर उठा के फिर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम जिन्स परस्त अगर कोई है तो क्या हो गया। तो आई थिंक कि इसकी प्रमोशन गलत है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसे आप बात करने की कोशिश करो, दैट इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो आई थिंक वी शुड लेट देम लिव, लेकिन इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है हलाल फूड के बारे में, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हमारा हालिक है, उसने जो चीज़ों की पाबंदी लगाई है और उसके कोई बेनिफिट तो होंगे, जो पोर्क की पाबंदी है, सूअर की, इसके अलावा शराब की जो पाबंदी है, इसके मेडिकल फील्ड में क्या बेनिफिट्स हैं, अल्लाह तबारक ताला ने हराम करार दिया है, तो इस बारे में बताइएगा कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनसे कोई बीमारियाँ आती हैं? बिल्कुल। अब सबसे पहले जो आपने बात की सूअर की, अब जो सूअर क्योंकि सूअर जो है वो तो कुछ भी खा रहा होता है, इवन वो गोश्त भी खा रहा होता है अपने, बाकी आप उसे सूअर का गोश्त भी डालोगे तो खा जाएगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, जो पोर्क होता है इससे काफ़ी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, ठीक, लेकिन फिर वो बात आती है कि बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक कल्चर बना हुआ है, कॉमन है, वो खाते हैं, वो थोड़ा एक हेल्दी तरीके से लेके चलते हैं, तो उन्हें इतनी बीमारियां नहीं होती कंपैरेटिवली। बट पुराने वक्तों के अंदर ये जो पोर्क था इसके गोश्त से काफ़ी बीमारियां फैला करती थी, तो इसलिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर था। सेकेंड चीज़ जो आपने की शराब की, अब शराब जो है ये हमारी सोसाइटी में वाकई बहुत बड़ा मसला है। इवन हॉस्पिटल्स के सेटअप के अंदर अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कच्ची शराबें पी के आए होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी जानें खतरे में डाली होती हैं
कच्ची शराब पी के। और इसके अलावा वैसे भी लॉन्ग टर्म जब आप अल्कोहल यूज़ करते हो तो आपका लिवर जो है वो सड़ जाता है, मतलब हम इसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं, काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा यही शराब आपके दिमाग पे भी असर कर सकती है, ठीक है। हम इसको वर्निकी इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि शराबियों में हमें काफ़ी कॉमनली नजर आती है। साइकोसिस हो जाती है, दिमाग की तौर पर पागल हो जाते हैं, ठीक है लोग। तो ये बीमारियां हैं, इनसे बचने का एक अच्छा तरीका यही है कि आप इन चीज़ों से पढ़ो ही ना, इन चीज़ों में पढ़ो ही ना, आप इनसे दूर रहो, तो आप एक ज़्यादा एक हेल्दी और एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। आपसे ये सवाल है कि जो हमारे मुआशरे में इस वक्त डॉक्टर्स के कुछ माफियाज हैं, मैंने अक्सर लोगों की शिकायत सुनी है, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी सुनी है कि कुछ डॉक्टर ज़बरदस्ती सी सेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियों में वो माफियाज का किरदार अदा कर रहे होते हैं, लोगों को लूट रहे होते हैं, लोगों को कैश के चक्कर में उन्हें बड़े टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो इस बारे में, इस पहलू पे भी बात कीजिए कि इनका सद्देबाब क्या है और ये माफियाज इतने पढ़े लिखे लोग कैसे बन जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे पहली बात ये जो आपने माफिया का थोड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये इसने पर्सनली मुझे थोड़ा अफेंड किया है, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक। पहली बात ये है कि हमारी सोसाइटी जो है ना, ये मुफ्त खोरों का ज़माना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं टिकटॉक के ऊपर फ्री इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, हर बीमारी के बारे में। कभी कुछ भी पूछे, कभी मरीज आ जाए, मैंने उससे ये नहीं कहा नहीं भाई पहले फीस दो, पर्ची होगी, फिर ही मैं इलाज बताऊंगा। लेकिन आज तक कोई एक बंदा मेरे पास नहीं आया कि डॉक्टर साहब हम आपको पैसा देते हैं, आप इस इलाके में जाके मेडिकल कैंप लगाओ, ठीक है, हम आपको फीस देते हैं, हम आपको दवाइयों का पैसा देते हैं, आप उधर जाके कैंप लगाओ, ठीक है, हम सारा खर्चा खुद उठाएंगे। कभी कोई बंदा आके नहीं मेरे पास आया जिसने कहा कि मैं खर्चा करता हूं, आप उसका इलाज करो, ठीक। हमें डोनेशनों के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अगर हम किसी का मुफ्त इलाज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है, भाई उस गरीब की मदद कर दो, हम हाथ फैला रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में आप फिर डॉक्टरों को ब्लेम कर रहे हो कि हम पैसा खाते हैं। अब हमारी जो मेडिकल की पढ़ाई है, 5 साल हम MBBS के अंदर अपनी जान मारते हैं, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है, उसके बाद भी एक प्राइवेट सेटअप में आपको कितना मिल जाएगा, 70,000 महीने का, ठीक है, 70,000 इतनी मेहनत के बाद आपको मिलेगा। और ये है कि हाँ आप बीच में 2 जगहों पे काम करो, ठीक है, आप 12-12 घंटे की ड्यूटी करो, कुछ ऐसा हैवी काम करो तो ये सब 1-1.5 लाख तक कमा सकते हो। अब ऐसी सोसाइटी के अंदर आपको खुद पता है आजकल कितने खर्चे होते हैं। हर इंसान को एक कह लें कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कंफर्टेबल लाइफ जीने की। जी। मैं ये मानता हूं कि डॉक्टरों को भी पूरा हक है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का। लेकिन ये बात वाकई सच है कि आपकी वजह से, एक डॉक्टर की वजह से किसी मरीज की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आप उस ड्यूटी के लिए चार्ज कर रहे हो, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, ये मेरा भी हक है, ये हर दूसरे डॉक्टर का हक है जिसने MBBS किया है, जिसने पढ़ाई की है, ठीक। अब बात आती है कि यस कुछ लोग जो होते हैं जो एक्स्ट्रा मुनाफा लेते हैं, या यस कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही संदिल हो जाते हैं, वो कह लें कि मेडिकल थोड़ी फील्ड ऐसी है। अब मुझे पता है कि मैं MBBS के 2nd ईयर में था तो मैंने खुद मुर्दों की डायसेक्शन की, ठीक है। तो इवन अभी भी, क्योंकि मेरा फ्यूचर, मैं आगे भी इवन जनरल सर्जरी को आगे परस्यू करूंगा, तो मेरा शुरू से एम ये था। अब यस जब आप थोड़ा सा इतने करीब से चीज़ों को देखते हो ना, तो आपके अंदर थोड़ी सी सख्ती आ जाती है। आपके सामने अगर कोई रो रहा हो, मे भी आपको उस लेवल पे सिंपैथी फील ना हो उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही रो रहा होता है। हर बंदे से पूछो, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अमीर हूँ, ठीक है, मैं दूसरों की मदद करूंगा, हर कोई कहेगा मैं गरीब हूँ, आप मेरी मदद करो। तो इसलिए फिर एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टरों को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जो C सेक्शन की बात की है, अब कुछ केसेस के अंदर यस डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए C सेक्शन कर देते हैं, कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे मरीजों की भी गलती होती है। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं गायनी के वार्ड में था और ना एक औरत आई, इट वाज हर फर्स्ट टाइम, पहली प्रेगनेंसी थी, ठीक है, मैं तब ट्रेनिंग में था। एंड उस बंदी ने ना आके रौला डाल दिया, पहली प्रेगनेंसी थी, वो भी टेंशन में थी, घर वाले लवाकिन भी टेंशन में थे। तो उन्होंने ना कहा कि बस जल्दी करो, रो रही है बच्ची, ठीक है, लेकिन वो भी लेबर में नहीं गई थी, डायलेशन ज़्यादा नहीं थी, ठीक। तो डॉक्टर ने ना जल्दबाजी में आके उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, प्रेगनेंसी को इंड्यूस कर दिया, ठीक है। अब समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन होता है कि अगर आप खुद प्रेगनेंसी को इंड्यूस करो ना, नेचुरल तरीके से आपने नहीं होने दिया, आपने थोड़ा एडिटिव एक कह लो कि एक नज दे दिया कि थोड़ा जल्दी हो जाए काम, तो उससे ये हुआ कि जो माँ के पेट में बच्चा था, माँ जो थी वो थोड़ी थक गई, माँ पुश नहीं कर पाई, बच्चा फीटल ब्रेडिकार्डिया में चला गया, बच्चे की दिल की धड़कन कम होने लग गई। तो वो एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन C सेक्शन करना पड़ा क्योंकि बच्चे की दिल की धड़कन कम हो गई, ठीक। तो ये एक मेडिकल रीज़न है हमारे पास। ज़रूरी नहीं होता कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर C सेक्शन में कन्वर्ट हो गई तो डॉक्टर ने किया है, कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकती है,
ठीक। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी औरतें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारी औरतें जो है प्रेगनेंसी के दौरान वो हिलती भी नहीं है, उन्हें बिस्तर से उठाया तक नहीं जाता, ठीक है। आप इसी के बरक्स वेस्ट को देखो तो वहां पे वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस सिखा रहे होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्टेमिना बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जब औरत इस लेबर के फेज में है औरत पुश कर सके, बच्चे को निकाल सके। ये लेबर का काम जो होता है ये कोई आम काम नहीं होता है, इसमें औरत की पूरी जान लगती है, बिल्कुल ठीक। तो अगर एक औरत इस मरहले के लिए रेडी नहीं है, औरत एग्जॉस्ट हो गई है, बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है, तो आप क्या बच्चा जाया करोगे? लाजमी बात है ना, ऐसे केस के अंदर आपको कोई ना कोई मैयत तो लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, ये तो बात है। तो फिर आमतौर पे ऐसे केसेस के अंदर हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, बात फिर वही है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जो डॉक्टर्स अच्छे हैं उनको सपोर्ट करें, और जो ऐसा काम नहीं करते अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जी जी बिल्कुल सर, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, और कोरोना के दिन में हमने तमाम कौम ने मेडिकल की टीम को बड़ा सपोर्ट किया था। ये भी एक मुआशरे का पहलू था, कुछ डॉक्टर ऐसा करते थे, तो मैंने सोचा कि आप ये सवाल करना, ये भी इस पहलू पे गौर करना भी बहुत। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे मुआशरे में थोड़ी सी मुनाफिकत है, मैंने भी ये देखा है, और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि अभी आप इतनी मेहनत करके 1.3 मिलियन तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो पीछे मायूस हो जाते हैं, जो कि एजुकेशन के हवाले से कंटेंट बनाते हैं। हमारे मुल्क में ठुमके लगाने वाले, फाशी और यानी फैलाने वाले, रोस्टिंग करने वाले, इस तरह के लोग ऊपर आते हैं, और ये लोग आगे चले जाते हैं जो लिपसिंग कर रहे होते हैं, शेर व शायरी पढ़ रहे होते हैं, जबकि अच्छे कंटेंट क्रिएटर, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपके भी इस लिहाज से जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। मैंने देखा कि अभी तक आपके कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स तो होने चाहिए थे, जितनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन हमारे मुआशरे को दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि आपकी कंटेंट की वो क्यों नहीं वैल्यू लोग लेते इस तरह? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि एजुकेशनल कंटेंट इतना नहीं चलता, लेकिन फिर भी मेरे इवन टिकटॉक के ऊपर अभी 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी जी जी। इंस्टाग्राम पे भी हैं, स्नैक ऐप पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, तो ओवरऑल तकरीबन 20 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी जी। सेकेंडली, ये बात वाकई सच है, ठीक। हमारी सोसाइटी के अंदर एंटरटेनमेंट कंटेंट हमेशा ज़्यादा चलता है, ठीक है। अगर अभी भी मैं लिपसिंग स्टार्ट कर दूं, मैं थोड़ा ठुमके शुमके लगाना शुरू कर दूं, तो मेरी वीडियोस भी चढ़ने लग जाएंगी, मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन बात वही है कि ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाहते हो, अपने आप को आप कैसा पोर्ट्रे करना चाहते हो। मैं एक रिस्पेक्टेबल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, जी जी, ठीक। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे आगे भी इसी फील्ड में काम करना है। मैं अपनी उस रिस्पेक्ट पे कभी भी कोई दाग नहीं आने दूंगा, ठीक। तो मेरे फॉलोअर्स कम हो या ज्यादा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुदा ने जितनी इज्जत दी है काफी है, लेकिन मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इज्जत है। मेरे लिए सोशल मीडिया एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है। आज नहीं तो कल अगर ये सोशल मीडिया ठप हो जाता है, आपके यही मुजरा करने वाले टिकटॉकर्स क्या करेंगे? डू दे हैव एनी स्किल? जी जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके ये यूट्यूबर जो बैठे बैठे लोगों को गालियां दे के, जिसको हमने रोस्टिंग का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये लोग, इनके पास क्या स्किल है? इसको सोसाइटी को क्या ऑफर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बात है। लेकिन जितने फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल फॉर देम, जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका एक खसूसी शुक्रिया मेरी तरफ से, ठीक। लेकिन ये बात वाकई एक सोसाइटी का डार्क पहलू है, और मैं बाकी लोगों को भी कहूँगा कि थोड़ा शऊर लेके आओ और अच्छे कंटेंट को आप प्रमोट करो। आप प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा? अवाम जिसके हाथ में फ़ोन है, ही इज़ द बॉस, ही इज़ द किंग, जी जी, ठीक है। आप उन वीडियोज़ को देखो, उन्हें लाइक करो, ठीक है, आप शेयर करो उन्हें। आप जब इस चीज़ को फैलाओगे तो ही नॉलेज बढ़ेगा, तभी लोगों में अवेयरनेस आएगी, तभी उन लोगों की पहचान बढ़ेगी जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उससे सबका भला होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है अपने मुआशरे में, होम्योपैथी के जो तरीका इलाज है उसकी डिग्री ले के लोग, बड़ी सुना है आसान होती है और बड़ी सस्ती डिग्री होती है, वो ले के बाद में वो टीके लगाना शुरू होकर जाते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर अताई डॉक्टर होम्योपैथी का सहारा ले होते हैं। तो आपने इस हवाले से मुझे बताना है कि क्या होम्योपैथी की डिग्री बहुत सस्ती है, या क्या वो टीके लगा रहे होते हैं, अताई इसको सहारा क्यों बनाते हैं? इस बारे में काइंडली बात की। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ होम्योपैथी नहीं, मैं तमाम फील्ड्स की बात करता हूँ। देखें, जो तिब का इल्म है ना, या मेडिसिन का इल्म है, ये सिर्फ एक फील्ड तक नहीं, ये सिर्फ एलोपैथिक नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ केमिकल दवाइयाँ नहीं होती, अच्छा। इसमें हर्बल नॉलेज भी होता है, ठीक है। कायरो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो नीडल्स आपको चबोते हैं और उससे इलाज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिजियोथेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो मेडिकल की आगे मल्टीपल फील्ड्स हैं और हर का अपना कोई ना कोई फायदा होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ MBBS डॉक्टर हो तो सिर्फ यही केमिकल दवाइयाँ लो, आप कोई हर्बल ट्रीटमेंट लो ही ना, वो बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी दवाइयाँ सारी बकवास है। अच्छा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपके पास एक्चुअल नॉलेज है, आपके पास एक्चुअल
उस फील्ड से रिलेटेड इल्म होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप जान खतरे में वाकई डाल सकते हो। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे अक्सर इवन डिस्पेंसर्स जो हैं, ठीक है, जी जी जी, उन्होंने डॉक्टरों के क्लिनिक खोले हुए हैं, बिल्कुल खोले होते हैं, ठीक। अब आप आमतौर पे आपने इंजेक्शन लगवाया होगा, जी लगा होगा ना आपको, यहाँ पे बाजू में जो लगता है, जी जी बिल्कुल लगता है सर। अब आपको लगता है ये आम चीज है, अच्छा। लेकिन अगर यही इंजेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना, आप बंदे के पूरे इस बाजू को पैरालाइज कर सकते हो, आप नर्व को डैमेज करोगे, बंदे का हाथ जाया हो जाएगा। अल्लाह पाक माफ करे। जी जी बिल्कुल, ये हुआ भी है, एक डिस्पेंसर ने किया भी था, ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली। सो दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर बनना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है। हम 5 साल इस फील्ड के अंदर अपनी मगजमारी करते हैं। अब आपकी ये डिग्री है DND की, न्यूट्रिशनिस्ट वाले जो होते हैं, जी जी, मैंने खुद न्यूट्रिशन पढ़ी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBBS में बायोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशन की हमने हर चीज़ पढ़ी होती है, जी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये है कि मैं भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकता हूँ, नॉलेज हमारे पास होता है। एक डॉक्टर के पास हर चीज़ का नॉलेज होता है जो MBBS डॉक्टर होता है, लेकिन जो आगे कह लें कि फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो फिर अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। अब आपने बात की कि ये ईजी हो जाती है होम्योपैथी की डिग्री, फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपी करते हैं, DPT की डिग्री आपको पता है कितने में होती है? नहीं मुझे नहीं सर, इस बारे में आप बताएं। रिसेंटली एक मेरी कॉलीग ही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि DPT की जो डिग्री है, जिसके 10 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, वो आई थिंक साल का 5 लाख देते हैं। अच्छा, ठीक है, साल का 5 लाख, और वो आई थिंक प्राइवेटली कर रही है। आई थिंक मे बी ये 5 से 10 लाख, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता, 5 लाख इज़ लाइक द मैक्स। जी जी जी, ठीक। तो कह लें कि अगर DPT की डिग्री आपको इतने सस्ते में मिल रही है ना, और वो बंदे भी खुद को डॉक्टर बुलाते हैं, जी बिल्कुल, ठीक, वो अपने आप को ये नहीं कहते कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो नाम के साथ DR ही लगाते हैं, ठीक हो गया। और कल को अगर वो क्लिनिक खोल लें तो वो जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि यस मैं डॉक्टर हूँ, मैंने क्लिनिक खोला है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा आपसे यही है कि आप ना जो एक्चुअल डॉक्टर्स हैं, कोई भी किसी भी डॉक्टर की बात सुनने से पहले ना, ठीक है, आप एक दफ़ा अपनी रिसर्च जरूर कर लो कि वाकई में बंदा क्रेडिबल है या नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, ताकि आपकी जान खतरे में ना पड़े, आपके चाहने वालों की जान खतरे में ना। सर मेरा क्योंकि तलक एक मजहबी बैकग्राउंड से है, मैं एक खानकाह का सजादा नशीन हूँ, पीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये देखा है कि हमारी जो सोसाइटी है पीरों की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे आस्थानों के लोग हैं, वो तो लोगों को हमेशा गाइड करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं। ये जो जाली पीर हैं, ये जो आमिल आजकल बने हुए हैं, ये तो दवाइयों से भी लोगों को मना कर रहे होते हैं। तो काइंडली इस बारे में लोगों को आगाह कीजिएगा कि दम दरूद के साथ दवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, आप भी काइंडली इस पर थोड़े से अपने अल्फाज दीजिए। सबसे पहले तो बात यह है कि माशाल्लाह से आप पीर हैं, मैं एम सॉरी लेकिन मैं थोड़ी सी तल्ख बातें करने वाला हूं। बिल्कुल, आप क्या करें। डॉक्टरों की ज़िंदगी मुश्किल बनाने में सबसे बड़ा हाथ ही नहीं पीरों का। अच्छा, ठीक है, मेडिकल फील्ड में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा गंद मचाया है ना, तो वो ये नकली पीर है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ ना, अब मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर गोल्डा शरीफ में पीर नसीरुद्दीन है, माशाल्लाह से अच्छे बंदे थे, उनकी तकरीरें मैं सुनता था। ठीक है, बिल्कुल, वो बहुत ही काबिल बंदे थे, लेकिन उनकी आने वाली नस्लें आप देखो एकदम अयाश। ठीक है, और वो बंदे बैठ के दम कर रहे होंगे लोगों को, तो ऐसे दमों का असर होगा, आप मुझे खुद बताओ। ठीक है, ये लोग असल में जो दम होता है ना, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, ठीक, आमतौर पे ये मेडिकल फील्ड के अंदर एक साइंटिफिकली रिसर्च बात मैं कर रहा हूँ आपको। अच्छा, ठीक, प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि जब भी एक मरीज को लगता है ना कि उसका इलाज हो रहा है, तो अक्सर केसेस में वो बेहतर महसूस करने लग जाता है, चाहे आप उसे कुछ दो भी ना। हम इवन मेडिकल में इसे यूज़ करते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसा मरीज आ रहा होता है बार बार, डॉक्टर साहब अज इत्थे पीड़ है, कुछ कर दो, कोई बोतल ला दो, कुछ कर दो। ठीक है, तो उसको हम बस सिर्फ नॉर्मल सलाइन की बोतल लगा देते हैं। ठीक है, हम उसको एक टीका लगा देते हैं पानी का, हम उसे गोल्डन इंजेक्शन बोलते हैं, हम कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, कोई दवाई नहीं देते, लेकिन मरीज कहता है डॉक्टर साहब कमाल कर देता है, तो सही ना। तो ये है कि ये जो पीर है ना, इनका तुक्का चल रहा है। ठीक, और यही पीर जो हैं ये अक्सर लोगों की जानें भी लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक मरीज थे, उनके ना पित्ते में पत्थरी थी। ठीक, उनके पित्ते में पत्थरी थी, वो हॉस्पिटल में आए, तो मैं उस वक्त मेरा सर्जरी की रोटेशन चल रही थी, तो उनको ना बोला गया कि देखें पित्ते में पत्थरी है, आप ऑपरेशन करवा लें, इसका यही इलाज है। वो बंदा जो था वो बेचारा डर गया, सर्जरी से कौन नहीं डरता। उसने हाथ खड़े कर दिए, कहा डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन नहीं करा, दवाई दे दो। ठीक है, खैर अब क्या दवाई दे सकते हैं, पेन किलर्स दे दी उसे। ठीक है, कि उसकी दर्द कम हो, एटलीस्ट वो खा पी कुछ सके। तो हमने उसका वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की, उसे एहतियात बताई। अब पित्ते की जो पथरी है ना, ये जितने भी आपके बाकी भी लोग ये देख रहे हैं, पित्ते की पथरी का एक ही इलाज है, वो है कॉलिसिस्टेक्टमी। जी बिल्कुल, पित्ता कटवाना।
ठीक है। आप पित्ता टाइम पे नहीं कटवाते, उससे ये है कि वो पथरी या तो आगे आपके बाइल डक्ट में चली जाएगी, वही आपके लबलबे में सोजिश कर देगी, वो पित्ते में सोजिश कर देगी। अब इस मरीज़ में ये हुआ कि वो पित्ता जो था ना, जिसमें पथरी थी, उसी के अंदर ही सोजिश हो गई, जिसको हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है। जब सोजिश हुई, कुछ ही अरसे बाद वो पित्ता फट गया। पित्ता फटा तो उसकी पूरी आंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन फैल गई, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। अच्छा। ठीक, वो बंदा लगा हुआ था, किसी बाबे के हत्थे चढ़ा हुआ था, उसके वो दम वाला पानी पी रहा था, एक तो तवी डाला हुआ था गले में। खैर, जब उसकी दर्द मतलब काबू में नहीं हुई ना, पूरे पेरिटोनाइटिस में आपके पूरे ये पेट के अंदर दर्द हो रही होती है, बहुत अजियतनाक कंडीशन होती है। उस कंडीशन में उसे लेके भगा के फ़ौरन इमरजेंसी में लेके आए। जब तक वो हमारे तक पहुंचा, पेशेंट के जो खून है ना, उसमें वो इन्फेक्शन फैल चुकी थी, सेप्सिस हो चुकी थी, पेशेंट को सेप्टिक शॉक हुआ, वो बंदा वहीं इमरजेंसी में मर गया। ओहो। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जाहिल, एक मैं कहने जाता बेगैरत किस्म के बंदे ने उसे पीरी फ़कीरी का धोखा बंदा दे, धोखा आसरा दे के, ठीक है, उसकी उसने जान ले ली। ठीक, ऐसे पीरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो नकली पीर हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, जो ऐसा काम करते हैं। आपको दुआ देनी है, ठीक है, आप दो, ठीक है, आप चलो वजीफा करना है, करो, मैं बिल्कुल कहता हूँ, ठीक है। इबादत जो है वो ज़रूरी होती है। जी जी। इबादत आपकी स्पिरिट के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो इबादत आपको खुद करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, दुआ चाहिए, आप खुद करो। हो सकता है ये देख, एक चीज़ मैं मानता हूँ, जी जी, किसी अच्छे बंदे की ना, एक आजिज़ या परहेजगार बंदे की दुआ भी लग जाती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरे अपने जो नाना अबू हैं, वो उन्होंने बैत की थी पीर नसीरुद्दीन की, तो मेरा भी वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ चीज़ों पर। ठीक हो गया। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालना, अपनी जान दाव पे लगाना इन तबीयतों के चक्करों में, ये सरासर गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी 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 जी, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल अच्छी बात की है। और मैं समझता हूँ कि हदीस मुबारक और सरकार की जो ज़िंदगी है उसमें भी देखा जाए तो सरकार ने भी जो इलाज है उसे सुन्नत करार दिया है, और इलाज बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अक्सर लोगों को ये रहनुमाई देता रहता हूँ कि हम दुआ कर सकते हैं, जो कि मुझसे डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी बीमारी को पहले तो डायग्नोज करवाएं, उसके बाद इसका बाकायदा तौर पर इलाज शुरू करवाएं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल। अच्छा, मेरा आपसे थोड़ा सा पर्सनली सवाल है। एक IG का बेटा, एक बिजनेसमैन घराने का फ़र्द और एक अच्छा खासा ज़मींदार, इतनी मसरूफियात होती होंगी अपनी सोसाइटी में भी, अपने ख़ानदान में भी, MBBS डॉक्टर भी हैं, मुख्तलिफ बाकायदा कोर्सेज किए हुए हैं मेडिकल की फील्ड के, फिर किस तरह मैनेज कर लेते हैं अपने टाइम को? इतना लोग तो आजकल कहते हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। आप तो मैनेज कर रहे होते हैं, इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, टिकटॉक पे वीडियो भी, रील्स भी चला रहे होते हैं, और साथ ही साथ बाकी मामला भी देख रहे होते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास है ना, वो ये है कि मैंने फजूल दोस्त नहीं रखे हुए। अच्छा अच्छा, मैंने फजूल की यारियां नहीं लगाई। मेरा सोशल सर्कल बड़ा छोटा सा है, कंसाइज है, ठीक। और आई थिंक कि जो एक बहुत बड़ा मसला होता है ना आजकल की अवाम का, वो ये होता है कि उनके आसपास ना काबिल लोग नहीं होते। आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन आपके आसपास अगर अच्छे लोग हैं ना, तो वो आपको ट्रैक पे रखते हैं, आपको अपने टारगेट के ऊपर फोकस करने की वो एबिलिटी देते हैं। खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सी सलाहियतें दी हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है ना मेरे पे, वो ये है कि आई एम एबल टू मल्टीटास्क। मैं एक ही वक्त पे मल्टीपल चीज़ों पे प्रॉपर फोकस कर सकता हूँ। ये खुदा की एक नेमत है, एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इसी स्किल का इस्तेमाल किया है, और इसी वजह से मैं इतनी चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। हालांकि और एक चीज़ जो लोग नहीं ना समझते, वो ये है कि इस चीज़ में भी स्ट्रगल लगती है। मैं अगर आपको बताऊँ, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि जो मुझे फेम मिला है ना, इसके पीछे कोई मुझे खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लोगों को लगता है कि अचानक से तुक्का चल गया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो मेरी सोशल मीडिया की जर्नी थी, ऑलमोस्ट मुझे 2 साल लगे हैं इसमें, ठीक है, अपनी ये फेम कमाने में। और मुझे याद है, मैं MBBS तब मेरा चल रहा था, और मैं सुबह कॉलेज जाता था, ठीक है, अपने लेक्चर्स लेता था, फिर वार्ड में जाके मरीज़ चेक करता था। वहाँ से फारिग होकर जब मैं घर आता था, मैं खाना खाता था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, मैं फ़ौरन स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता था कि मैंने किन टॉपिक्स पे बात करनी है, मैंने किस तरह बात करनी है। क्योंकि शुगर, PCOS, मैं घंटा इस पर डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट की वीडियो निकालनी थी, इन बड़े बड़े टॉपिक्स है। जी जी, मैं स्क्रिप्ट बनाता था, ठीक है, मेरे पास अपनी असाइनमेंट्स में तैयार कर रहा होता था, मैं 1000 चीज़ें मैनेज कर रहा होता था। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल पीरियड था। इस मुकाम पे पहुंचना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन जब भी आप मेहनत करते हो तो उस मेहनत का आपको सिला मिलता है। जी जी बिल्कुल, और ये मेरा सिला ही है एक तरह से। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। अच्छा सर, अब हम कुछ शख्सियात के नाम लेंगे और आपने उनके बारे में जुमले कहने हैं, अच्छे या बुरे, अपने ख्यालात का आपने इजहार करना है। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब, द ग्रेट लीडर। अच्छा, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ठीक हो गया सर। मरियम नवाज शरीफ,
यार ये आपने किसका नाम ले लिया मेरे अच्छा वो एक गाना है, मैं डाकू हिक नंबर दा। जी 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 मेरे माइंड में वही गाना आ रहा है, मैं कहना नहीं चाहता था बट ठीक हो गया ठीक हो गया। डॉक्टर अफान कैसे साहब? माय गुड फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो। ठीक हो गया। मौलाना तारक जमील? ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर माशाल्लाह से। आई लिसन टू हिज वर्ल्ड और माशाल्लाह से उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छे कह लें कि स्पिरिचुअल बंदे हैं वो। ठीक हो गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब? द ग्रेट इंस्पिरेशनल स्पीकर आई गेस, ठीक, क्योंकि मैं खुद उनके बयानात सुन रहा होता हूँ ना, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि फक्की देते हैं, उनका जुमला है फक्की देना, जी, जी, ठीक है। जी, जी। सो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो जिस तरीके से मिथ्स को तोड़ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। गलत लोगों की गलत बातों को जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, आई लव हिम, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट और हमने कोशिश की कि रवायती सवालात की बजाय हम डॉक्टर साहब से मौका गनीमत जानकर आपके लिए कुछ ऐसे सवालात किए जिनसे आपको भी फ़ायदा हो और आपको अवेयरनेस भी आए। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नई पॉडकास्ट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।